हाय, 9th क्लास में आ चुके हो और परेशान हो कि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़े हो। तो क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के तुम एग्जाम में फोड़ सकते हो? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं तुम्हें देने वाला हूं। आई नो कि तुम्हारे स्कूल में सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा बैचेस में सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है और तुम कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हो। और जो तुमने सोचा था ना स्टार्टिंग में कि 9th में हम फोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वो शायद एक उम्मीद ना बुझती हुई दिख रही है। टेंशन मत लो, तुम लोगों को इस वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तुम्हारा सिर्फ 6 से 7 मिनट। और ये वीडियो सबके लिए नहीं है। पहली बात तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए होने जाने वाली है जो बच्चे, चाहे तुम एवरेज हो चाहे तुम वीक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो और अगले 5-7 मिनट में जो तुम्हें बताऊंगा अगर तुम वो करने के लिए तैयार हो ना, तो इस वीडियो को देखना, अदरवाइज तुम जा सकते हो। शुरुआत करते हैं। देखो, हर बच्चे के दिमाग में एक डाउट होता है कि एनसीईआरटी तो सब बोलते हैं हार्ड है। यही होता है ना कि एनसीईआरटी तो हार्ड बुक है, कैसे पढ़ोगे? एनसीईआरटी तो खुद से पढ़ी नहीं जाती। कहीं ना कहीं तुमने ये बातें सुन रखी होंगी। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है कि क्या एनसीईआरटी काफी है टॉपर बनने के लिए? ये तो बहुत जगह सुना है कि हाँ पढ़ लेंगे तो टॉपर बन जाएंगे, पर एनसीईआरटी को पढ़े तो पढ़े कैसे? सब तो हार्ड बोलते रहते हैं यार। देखो एक बात समझो, एक एवरेज बच्चा टॉपर बनने की सोचता है टॉपर बन जाए, और एक एवरेज बच्चा जो टॉपर बनने की सोचता है तो पर मेहनत नहीं करता। डिफरेंस पता है क्या है? अपनी गलतियां नहीं पहचानते वो बच्चे। अपनी गलतियों को पहचानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि तुम लोग जब एनसीईआरटी लेके बैठते हो, तुम्हें किसी ने बोला एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बुक रीड करो, तो तुम्हारा रीड करने वाला होता है, तुम एक एक लाइन रीड करने लग जाओगे। एक एक लाइन रीड करके सारी बुक को हाईलाइट कर दोगे। अब वो बुक तुम्हें बोरिंग लगेगी, फिर तुम्हें एनसीईआरटी लगेगी यूजलेस। अब तुम भागोगे रेफरेंस बुक की तरफ। नहीं करना ऐसा। सेम एनसीईआरटी की उठा के बच्चे डायग्राम देख तो लेते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पर उन डायग्राम को खुद से बना के नहीं देखते। तो वो डायग्राम तुमसे एग्जाम में वैसे भी नहीं बनने वाले। एक और गलती जो हर बच्चा करता है वो ये कि कोई भी बच्चा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज ज्यादातर बच्चे करना ही नहीं चाहते। भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हें आज मैं बताने वाला हूं एनसीईआरटी को तुम रीड कैसे। जैसे सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी डायरेक्ट उठा के रीड नहीं करनी। एनसीईआरटी को भी रीड करने का एक तरीका है। एनसीईआरटी को डायरेक्ट उठाओगे तो नहीं समझ में आएगी। हाँ सच बात है। उससे पहले तुम्हें चैप्टर का फ्लो पता होना चाहिए। चैप्टर फ्लो के साथ साथ तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। उसके बाद जब तुम एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हें एक एक चीज क्लैरिटी के साथ दिखेगी कि मुझे किसको अंडरलाइन करना है, किसको हाईलाइट करना है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, कहां से एमसीक्यू बन सकती है। सारी चीजें तुम्हें क्लियर दिखती है। वो डेवलप करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? या तो यूट्यूब पर देखो इतने सारे फ्री लेक्चर्स। मेरी वजह से मान लो तुम्हारा वन शॉट है, ठीक है, वन शॉट फ्री लेक्चर जो कि बिल्कुल डिटेल्ड है, तुम ये पहले देखो। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है, नोट्स बनाओगे तो तुम्हारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब तुम्हारा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा। इसके बाद जैसे तुमने ये देखो, सारे के सारे मैंने वन शॉट बनाया तुम्हारे नई बुक के सारे के सारे। अब जब तुम एक बार ये देख लोगे, इन्हें देखने के बाद अब तुम एनसीईआरटी उठाओगे। देखो एनसीईआरटी को उठाती तुम्हें देखो कितनी चीज क्लैरिटी के साथ दिखेंगे। अब एनसीईआरटी को पढ़ना तुम्हें शुरू करना। एनसीईआरटी देखो हेल्पफुल किस किस तरह से हो सकती है। सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे, सारे एमसीक्यू यही मिलेंगे, तुम्हें किसी रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ एट द एंड कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह तुम लेने चाहो तो वो अलग बात है। लेकिन देखो दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल तुम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखते हो, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। इंच भर भी तुमसे इससे एक्स्ट्रा कुछ चीज पूछेगा ही नहीं। इसके बाद तुम्हें समझना है माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज़ दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर द मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज। डेफिनेशन यही की मिल गई। अब मान लो तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू कैसा आएगा बताओ? आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया की? भैया पोरस। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? क्रिस्टे। सारे क्वेश्चन के आंसर यही मिलेंगे तुम्हें। यानी तुम्हारे एमसीक्यू हो, चाहे तुम्हारे डायग्राम्स हो, चाहे तुम्हारी डेफिनेशन हो, वो सब आती तो एनसीईआरटी से है यार। किसी और रेफरेंस बुक की बच्चा रेफरेंस बुक क्यों खरीदता? अपने आप से पूछो। तुम लोग रेफरेंस बुक खरीदने की सोचोगे जैसे 9th में होगी, शायद कुछ बच्चों ने ले भी ली होगी। क्यों सोचा? इसलिए कि हमें प्रॉपर नोट्स मिल जाए, है ना, प्रॉपर नोट्स मिल जाए। पर फिर भी एट द एंड तुम्हें लेक्चर्स तो देखना ही है, तो क्यों ना वन शॉट लेक्चर पहले देखो, नोट्स वहां से बन गए। उसके बाद जो तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट क्या एनसीईआरटी के बाहर से कोई डेफिनेशन आ जाएगी, तुमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ ली, इसकी अलग डेफिनेशन थोड़ी ना आएगी कोई जो तुमने पढ़ी नहीं है। नहीं, तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या? देखो ये डेफिनेशन ही मिली। अब देखो यहाँ पर जैसे मोशन चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड दिस। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं एट ए ग्लैंस करके। तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी की खास बात पता है क्या? सारी की सारी चीजें तुम्हारी इस न्यू एनसीईआरटी के अंदर है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएगी। एक इंच भर भी। इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस देंगे तुम्हारे स्कूल वाले। इवन जब तुम क्लास 10th में नेक्स्ट ईयर जाओगे, तुम्हारे बोर्ड्स वाले भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर बार एनसीईआरटी के अंदर से आते हैं। जैसे तुम्हें सिंपल सी बात है, मोशन की डेफिनेशन पूछेगा कोई, व्हाट इज मोशन? तो ये डेफिनेशन, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। मिल गई डेफिनेशन। यानी ये जो एट ए ग्लांस पॉइंट है, यहां से तुम्हारी डेफिनेशन, तुम्हारे एमसीक्यू, तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इसके अलावा तुम्हें इस बार तुमने एक चीज देखी होगी, पॉज एंड पॉन्डर करके भी एक चीज है, ये इंडेक्स क्वेश्चन है बेसिकली। ये लगाना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, तुम्हारे पॉज एंड पॉन्डर्स, तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी एक्चुअल में खजाना है। बस इसे रीड करने का तरीका जो तुम्हें मैंने बताया स्टार्टिंग से, इसे डायरेक्ट रीड मत करना। डायरेक्ट रीड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगी, तुम डिमोटिवेट होगे, तुम्हें लगेगा तो यूजलेस बुक है, फिर तो लगना ही है। पर जो तरीका मैंने बताया, अगर तुम इस तरीके से इसे रीड करोगे ना, तुम्हें मैं बता रहा हूं इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी एनसीईआरटी, पूरा खजाना भरा हुआ है भाई। अब देखो जो एट द एंड एक दिक्कत जो आती है बच्चों को, केटी में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन कैसे नॉर्मली देखा जाए, तुम्हारे एक्सरसाइज क्वेश्चन 10 से 15 होंगे, 15-16 राउंड है ना, 10 से 15। उसके बाद तुम्हारे इंडेक्स क्वेश्चन होंगे, मान लो 8-10 क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल देखा जाए 25-30 क्वेश्चन के राउंड तुम्हारे एक चैप्टर के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। बट क्या 25-30 क्वेश्चन काफी होते हैं?
25-30 क्वेश्चन काफी है कि भैया हाँ 25-30 क्वेश्चन कर लिया पूरा चैप्टर हो गया? नहीं। हाँ ये सच बात है। मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, वैसे देखो जो मेरे वन शॉट उनके अंदर तुम्हें सारे वन शॉट के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो बच्चे मेरे लेक्चर्स देखते हैं, जैसे पीडब्ल्यू की अभी गोट से एक्सटेंड हो गई 5 अगस्त तक, तो जो बच्चे पीडब्ल्यू के बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं वो भी वहां आ सकते हैं। वहां पर मैं बैचेस के अंदर जितने क्वेश्चन कराता हूं इनफ है। लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं बैचेस परचेस कर सकते, जिनकी भाई वो कैपेसिटी नहीं है, उन बच्चों को मैं सिंपल बता रहा हूं कि तुम लोग, हाँ ये रियलिटी की सिर्फ इतने क्वेश्चन में नहीं बनेगा। तुम्हें जब चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो उसके साथ क्वेश्चंस कम से कम एक चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही वो चीज है जो तुम्हारे किसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। यानी जो बच्चे क्वेश्चंस में महारत हासिल कर लेंगे ना, उन लोगों को रियलिटी बता रहा हूं उस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हाँ तुम लोग क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं भी। अक्षय त्यागी सर लिखा है इस पे, मतलब तुम्हारी मर्जी है। वैसे तो तुम्हारे लेक्चर्स के मेरे क्वेश्चन काफी हैं, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो तुम ले सकते हो जो तुम्हारा मन करे। बट हाँ कम से कम हर चैप्टर में मिनिमम 50 से 100 क्वेश्चन लगाना मत भूलना। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। देखो एनसीईआरटी को तुम रीड तो कर लोगे, और ये मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं मानता, ये हर बच्चे के साथ होता है। 1 महीने बाद तुम सब भूल जाओगे, ये सच्चाई है। तो तुम्हें हर 1-1.5 महीने में चीजों को रिवाइज करना है। जितने तुमने एनसीईआरटी रीड करी है, उन एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग में तुमने हाइलाइट्स किए, जो तुमने डेफिनेशन हाइलाइट्स किए, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हाइलाइट्स करनी है, तुम्हें दिखा दिया कैसे पहचाननी है। वो हाइलाइट्स करने वाली चीजें हर 1.5-2 महीने बाद वापस से रिपीट करनी है, रिवाइज करनी है। बार बार ये प्रोसेस रिपीट करोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो भी तुम्हें दिक्कत आएगी ना, तुम्हारे एटीवी तुम्हारे साथ बैठे हैं। जो बच्चे मुझे जानते नहीं है, भाई मेरा नाम अक्षय त्यागी है। लास्ट में इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि पहले जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो बताना ज्यादा जरूरी था। नाम तो चलो ठीक है, नाम में क्या है, पर जो बच्चों को जो भी दिक्कत आएगी ना, जो भी टेंशन होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं तुम्हारा इस पूरे साल जो जो चीजों की जरूरत होगी ना, सब ला के दूंगा। अब तुम्हारे लिए भी रैपिड रिवीजन लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। इसके बाद तुम्हें जो जो चीज, मतलब तुम्हारे वन शॉट चल ही रहे, तो बस साल के एंड तक मचाएंगे, फिर अगले साल 10th में मचाएंगे। और जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मचाएंगे यार। चलो बाय, लव यू ऑल, बाय।